नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लागू होगी यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर देश के साथ साथ प्रदेश में भी चर्चा जोरों पर है। प्रदेश सरकार इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव जल्द ही पास कर सकती है, लेकिन यूपीएस के लिए सरकार को 200 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त रुपयों की यानी कि फंड की आवश्यकता होगी। सरकार एनपीएस पर वैसे ही 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किसी भी वक्त लागू कर सकती है राज्य में, लेकिन इसके लिए सरकार को सालाना 225 करोड़ अतिरिक्त रुपयों की आवश्यकता होगी। प्रदेश सरकार वैसे ही वित्त वर्ष 2024 और 25 में नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार कैबिनेट की बैठक में इस बार जल्द ही फैसला कर सकती है। ऐसी आशंका है कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में यह प्रस्ताव भी पास हो सकता है। प्रदेश के अधिकारियों का मानना है कि यूपीएस को लागू करने के लिए सरकार को इसका प्रस्ताव सदन के पटल पर रखना होगा। सरकार जब चाहे तब ये कदम उठा सकती है। प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों का मानना है कि उन्होंने यूपीएस को लेकर शुरुआती तौर पर काम शुरू कर दिया है। लगातार मंत्रालय में मंथन चल रहा है। इस पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को 225 करोड़ अतिरिक्त रुपयों की आवश्यकता होगी, यानी कि सरकार को यूपीएस के लिए नेशनल पेंशन स्कीम की राशि से 4.5% ज्यादा बजट की आवश्यकता होगी, यानी कि 4.5 इतना बजट सरकार को अतिरिक्त लगेगा। एनपीएस के लिए सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने एनपीएस को चुनने वाले अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट लाभ बढ़ाया है और अधिकारियों का मानना है कि इससे लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी लिमिट और फंड मैनेजर जैसे विकल्पों की वृद्धि की है। रिटायरमेंट के बाद लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि ये दोनों लाभ बाजार के जोखिम पर निर्भर करेंगे। इस स्कीम में राज्य के उन कर्मचारी अधिकारियों को शामिल किया गया है जिनकी नौकरी साल 2005 में लगी, जबकि ऑल इंडिया सर्विस के उन अधिकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिनकी नौकरी साल 2004 में लगी है। इस लिहाज से देखा जाए तो कर्मचारी संगठनों का ये मानना है कि हमें ये मंजूर नहीं है। आखिर क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सरकारी पेंशन और कर्मचारियों को पेंशन के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के बाद यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। अब सरकारी कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकेंगे। विकल्प दोनों का है। उधर केंद्र सरकार ने इन नई पेंशन स्कीम का मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया, लेकिन इसके स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की डिमांड की, यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। वहीं मध्य प्रदेश में भी अब ये डिमांड उठने लगी है कि ओपीएस लागू की जाए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा देता हूं। उसके बाद हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ रीना सक्सेना जी जुड़ी है, स्टूडियो में मौजूद है। आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मैडम आपको बहुत स्वागत करता हूं। उमा शंकर तिवारी जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। आप तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले उमा शंकर जी, मैं आप ही से टिप्पणी लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से जो कर्मचारी वर्ग है उन्होंने इसको नामंजूर किया है, तो नामंजूर करने के पीछे के तर्क क्या है और क्या है आपकी बात? देखिए, जो एनपीएस था, एनपीएस जब लागू हुआ तो उसके बाद जब शुरुआती चरणों में तो पता नहीं पड़ा, लेकिन जब उसके नुकसान सामने आने लगे तो उसके लिए पूरा प्रदेश का कर्मचारी, हर राज्य का कर्मचारी और पूरे देश का कर्मचारी लामबंद हुआ और उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अपने ज्ञापन और प्रदर्शनों के वजह से हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। बहुत सारे संगठनों ने इसका समर्थन किया और एनपीएस को लेकर सरकार का जब भी वक्तव्य आया, जब राज्य में कभी भी हम लोगों ने हड़ताल करी या केंद्र में जब हड़ताल हो रही थी, तो केंद्र और राज्य में जो भाजपा की सरकार है उनके द्वारा यही आया कि एनपीएस से अच्छी कोई स्कीम नहीं है और इसका कर्मचारी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कर्मचारी समझ नहीं पा रहे हैं। उनके जो विशेषज्ञ थे उन्होंने, सारे लोगों ने यही बात बोली गई थी। जब जो रामलीला मैदान पे पिछले साल जो बहुत बड़ी विशाल रैली थी, हालांकि वो उसका कवरेज इतना अच्छे से जनता के सामने नहीं आ पाया, लेकिन वहाँ पे वास्तव में बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ था। और अभी कुछ राज्यों में जहाँ कांग्रेस शासित राज्य थे वहाँ लागू भी कर दी गई थी, 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन,
लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ अड़चने हैं। वो अड़चने ऐसी हैं कि एनपीएस के तहत जो पैसा कटता है वो पैसा सीधे केंद्र के पास जाता है, तो वो पैसा जो जमा है उसे वापस कैसे लिया जाए, इस वजह से कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को परेशानी हुई। तो जब विरोध बढ़ता चला जा रहा है और अभी हाल में फिर चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार ने, जैसे माननीय मोदी जी ने 10 साल में पहली बार कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक करी और उस बैठक के परिणाम में ये आया कि यूपीएस लागू की जा रही है। और यूपीएस के इतने फायदे बताए जा रहे हैं कि ये पूरी ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसमें सारे फायदे मिलेंगे, इसमें रिटायरमेंट पे 50% मिलेगा जैसे ओपीएस में मिलता था, और इसमें बहुत सारे अनगिनत फायदे बता दिए गए। मैं भी मानता हूं कि एनपीएस से समस्याएं कम हुई हैं यूपीएस में आने में, लेकिन खत्म नहीं हुई। और सरकार का जब ये दावा है, हमारे प्रवक्तागण ये बोल रहे हैं, भाजपा के जितने भी हम पढ़ने को मिल रहा है या मीडिया के माध्यम से वो पार्टी अपनी बात पहुंचा रही है, तो ये पहुंचा रही है कि इसमें बहुत बड़े फायदे हैं। अरे जब फायदे हैं तो ओपीएस ही क्यों नहीं लागू कर दे रहे, ठीक और है। नुकसान है तो फिर क्यों हम इसे सहन करेंगे। तो हम ठीक है। कर्मचारी नेता हैं, तो हम अपने कर्मचारियों की बात पूरी सरकार के सामने रखना चाहते हैं। तो यानी आप ओपीएस की मांग करते हैं? हम ओपीएस का ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो साथी हैं, हाँ। जो मीडिया पे तो हमारे संगठनों के कर्मचारी नेता ये बोल रहे हैं कि इसका विरोध कर देते हैं जब डिजिटल चैनल पे आते हैं और अखबारों में देते हैं कि हम इसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो ऐसे नेता नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र हो या राज्य हो, जब भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो या कोई सा भी दल हो, जब इनके वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो हमारे कर्मचारी सारे संगठनों को ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों की हक की लड़ाई है, उसकी वृद्धावस्था के काम आने वाली लड़ाई है। ठीक है सर। और वरिष्ठ जन हो जाते हैं, हम उसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक है। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अफसर खान, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। नितिन दुबे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशीष जी आपसे सवाल लूं, इससे पहले रीना जी आपसे ले लेता हूं सवाल। जिस प्रकार से एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस की मांग की जा रही है, अब जैसे कि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि अगर ये दोनों ठीक है, एनपीएस यूपीएस ठीक है और ओपीएस से ज्यादा लाभ दे रही है, तो ओपीएस क्यों लागू नहीं कर देती? आप कितनी सहमत है इन तीनों योजनाओं से? क्या फर्क करती हैं आप? आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब से शासन में आई है तब से वो दो ही काम कर रही है, कर्मचारी विरोधी और युवा विरोधी काम किए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, पेंशन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब आप बताइए, जब ये यूपीएस लाएंगे तो उसमें इन्होंने जो 20 साल की सीमा थी नौकरी की, उसको 25 साल बढ़ा दिया। और जो 10 साल तक जॉब करेंगे उनको 10,000 देंगे महीना, और प्लस डीए, तो कट फिट के 15,000 समझ लीजिए मिलेगा उनको। अब आप सोचिए, अर्धसैनिक बल जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, इनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि इनकी तो कोई समय सीमा नहीं होती। दूसरा, एससी एसटी जो लेट आते हैं जॉब में, उनका कभी 25 साल हो ही नहीं पाएगा, तो उनको भी वो जो पेंशन की फैसिलिटीज मिलनी है वो नहीं मिल पाएंगी। तीसरी चीज, आज से पहले ओपीएस में किसी भी कर्मचारी का कोई फंड नहीं कटता था और उसको पेंशन दी जाती थी। कहा ही जाता था कि सरकारी नौकरी में आदमी क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों? क्योंकि उसका बुढ़ापे में जब व्यक्ति का शरीर नहीं चलेगा और वो काम करने योग्य नहीं रहेगा, तो उसने चूंकि इतने साल सरकार को दिए हैं, 24 घंटे सरकारी नौकरी का एक रूल होता है कि 24 घंटे कर्मचारी काम करते हैं। कई बार विपदाएं आती हैं तो भी वो 24 घंटे काम करते हैं। तो इस काम का उनका प्रतिफल था कि उन्हें एक पेंशन दी जाती थी। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई और उन्होंने पेंशन बंद कर दी, और उसके बाद कहते कि 2004 के बाद की जो ज्वाइनिंग है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। मतलब पहला कर्मचारी विरोधी कार्यक्रम वहीं से शुरू हो गया। दोबारा अभी जब ये 2014 में सरकार आई तो उन्हें ओपीएस से दिक्कत हो गई। अरे भाई, जब कर्मचारियों का फंड नहीं कट रहा है और उनको पेंशन मिल रही है, तो आपको क्या दिक्कत थी? वही पेंशन चलने देते। अब आप एनपीएस ले आए, उससे आप कर्मचारियों का पैसा काटेंगे। ठीक है आशीष जी, जिस प्रकार से रीना जी बता रही हैं कि जो कर्मचारी है उनकी भविष्य निधि सुरक्षित नहीं है, और अगर ये इतनी ही ठीक है तो ओपीएस ही लागू क्यों नहीं कर दी जाती? तमाम प्रकार के सवाल उठे हैं। अब आप बता दीजिए, ये यूपीएस कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या फायदे हैं इसके? देखिए, सबसे पहले तो मैं रीना जी की बात का जवाब बहुत आसान तरीके से देना चाहता हूँ।
धीरज जी ने सीधे बोल दिया कि हम कर्मचारी विरोधी हैं। आप ये बताएं, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उस आशीष समय जी, तो आपकी हम पार्टी का पुरानी उदय बात भी नहीं हुआ कर था। रहे हैं, हम नई बात कर रहे हैं। आपकी सरकार जब से आई है तब से कर्मचारी विरोधी सरकार हो गई है। आप बात सुनिए, आप बात नहीं, ये नहीं, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। नहीं तो आप कर्मचारी विरोधी, आप पुरानी गाना क्यों गाने लग जाते हैं? बात आप रूल आप ला रहे हैं, पुरानी सरकार नहीं लाई, आप लाए हो रूल, आप ला रहे हैं रोज बदल बदल के। कभी एनपीएस ला रहे हैं, कभी यूपीएस ला रहे हैं। क्या कर्मचारियों को मूर्ख समझ रखा है आपने? आप कर्मचारियों को फायदा तो दे नहीं पा रहे हैं, उनके पैसे काट रहे हैं, उनके पैसे काट के आप उन्हें दे रहे हैं। आशीष तो आप जी, क्या आशीष जी, समझते हैं कर्मचारियों को? आशीष जी की बात सुन लीजिए रीना जी। आशीष जी अपनी बात पूरी करिए आप। और 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। उस समय मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की स्थिति क्या थी? शिक्षकों की जो भर्ती होती थी वो 500 रुपए में शिक्षकों की भर्ती होती थी, और शिक्षक जो पढ़ाने वाला होता था वो 500 रुपए में अपने परिवार का कैसे उधर पोषण करेगा, ये एक सोचने वाली बात थी। परंतु उस समय कांग्रेस की सरकार ने नियुक्तियां की। फिर मध्य प्रदेश के अंदर सचिव की एक पोस्ट हुआ करती थी ग्राम पंचायत के अंदर, उसमें उसकी तनख्वाह का स्तर यही था जो संविदा के रूप में नियुक्ति होती थी। आज मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को हमने कर्मचारियों का दर्जा दिया कि आप कर्मचारी, उनका सम्मान बरकरार किया, उनको सम्मानित किया। और 2003 के बाद आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है। तो 2003 के बाद ये जो हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में बने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो लगातार हमने काम किया। और साथ ही साथ जहाँ कर्मचारी हितों की बात आती है तो मैं आप पार्टी की प्रवक्ता मेरी बहन बैठी हुई है, उनको बताना पड़ेगा कि आप कर्मचारियों की लड़ाई में कब शामिल हुए। आपकी पार्टी का उदय ही आज हुआ है, और आप सीधे बात पिछले उस समय की करती है जिस समय आप और हम दिल्ली में और पंजाब में दोनों में ओपीएस दे रहे हैं, उसका अंतर भी बता देते हैं आपके एनपीएस का। एनपीएस से मिलते हैं मात्र 2985 रुपए और ओपीएस से मिलते हैं 29,650 रुपए। क्या अंतर है? हम जब से आए तब से कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं, जब से आए तब से कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। ओपीएस दे रहे हैं पंजाब में भी और ओपीएस दे रहे हैं दिल्ली में भी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम कर्मचारी फेवर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है रीना जी, आशीष जी माफ कीजिएगा। ठीक है, अन्याय ना हो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। ठीक है आशीष जी, कर्मचारियों के हितों में यदि किसी ने काम किया है मध्य प्रदेश के अंदर वेतन वृद्धि के रूप में, उनको सुरक्षा निधि देने के रूप में, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। ठीक है, नितिन दुबे जी सवाल लेते हैं। नितिन जी, जिस प्रकार से आशीष जी कह रहे हैं कि 2003 के बाद में कर्मचारियों का दर्जा मिला है, उनकी वेतन वृद्धि का काम हमने किया है, कर्मचारियों को सम्मान देने का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया बल्कि हमारी सरकार ने किया है, उनके आरोपों पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में हो, ये सरकार जो है सदा ही कर्मचारी विरोधी रही है। बात पीएफ या और भी जो पुराने फंड बकाया है, कर्मचारियों के पेंशन का मामला है, ये सब तो अटके ही है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे सैनिक को, अग्निवीर सैनिक को भर्ती करके उसकी भी दुर्गति का काम किया है। और यहाँ जो कर्मचारियों की स्थिति है, कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोग की वस्तु है, उसके साथ ही नहीं है। सरकार के अंग नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी। उनको चुनाव में उनका किस तरह उपयोग करना है, उनका जो है झूठे प्रकरण में किस तरह उपयोग करना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी करना ये जानती है। और आपने देखा है कि किस तरह हमारी एजेंसियों का उपयोग हो रहा है, वो भी हमारे देश के कर्मचारी हो, कर्मचारी किसी क्लास का हो, आईएएस से पटवारी तक, बात किसी वर्ग की या किसी श्रेणी की नहीं चल रही है। ऑल ओवर जो कर्मचारी जो सरकार का अंग होते हैं, केंद्र हो या मध्य प्रदेश हो, उनका शोषण भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों से देश में कर रही है और 20 सालों से मध्य प्रदेश। देखिए, सरकार ने विकल्प रखे हैं। सरकार ने ये कहा कि चाहे तो आप एनपीएस को एक्सेप्ट करिए या यूपीएस को एक्सेप्ट करिए, दोनों विकल्प तो रखे हैं। एकदम से अगर कर्मचारी विरोधी कह देना कितना सही है? अगर विकल्प ना रखती सरकार तो विकल्प किसी के सामने रखने का मायने ये होते हैं कि हम वो काम अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते। और विकल्प अगर नहीं होता तो आपको तो स्वतंत्र रूप से आप सरकार है,
आप जो है कैबिनेट उसको मंजूरी दे सकती है, आपका सदन मंजूरी दे सकता है, सीएम पीएम सब दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ जो बड़े काम की है साहब, कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कर्ज लेकर राशि बंधवा सकते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि कर्ज लेके चीफ मिनिस्टर 500 करोड़ 400 करोड़ का कर्जा ले रहा है। मध्य प्रदेश में 44,000 करोड़ का कर्ज है और 5,000 करोड़ ले रहा है मुख्यमंत्री। काहे के लिए कि मुझे 1 करोड़ से ज्यादा अपने वोट बैंक को 250 रुपए देना राशि बंधवाने में। जहां इस तरह की अंधेर नगरी और चौपट राजा है, वहां तो ना तो साहब कर्मचारी खुश रह सकते हैं, न प्रदेश और देश की जनता खुश रह सकती है। ठीक है, लाडली बहनों को आप वोट बैंक बता रहे हैं, ठीक है। अफसर खान जी, मैं आपसे बिल्कुल वोट बैंक है भाई, राशि बनवाना है आपको तो अपनी जेब से पैसा दो ना। ठीक है, ठीक है। सरकारी खजाने से पैसा दे के थोड़ी आप राशि बनवाओगे। ठीक है अफसर खान जी, लोकतंत्र में वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है अफसर खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में भी अब यूपीएस लागू करने की तैयारी है, कहीं ना कहीं अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है। चर्चा ये भी है कि कुछ ही दिन बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इस प्रस्ताव को, इस योजना को एमपी में लागू करने को लेकर आपकी क्या है राय, और अगर लागू होती है तो क्या यहाँ के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की तर्ज पे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में यूपीएस योजना को लागू करना चाह रही है। अगर मध्य प्रदेश में ये योजना चालू होती है तो वर्ष 2024 और 25 के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आज मध्य प्रदेश के क्या हालत है आप भी जानते हैं। इतनी सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार बंद करने वाली है। अगर ये योजना चालू होती है तो इस योजना से मध्य प्रदेश सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तर्ज पर कई और राज्यों की सरकार ने किया, जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में शुरुआत में ही लागू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में चर्चा है, उत्तराखंड में चर्चा है, राजस्थान में भी चर्चा है कि वहां भी जल्दी ही लागू हो सकती है। तो अन्य स्टेट की सरकार भी तो कर रही है ना सर? अफसर जी देखिए, लागू कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश की मैं आपसे बात करूं तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं बंद होने की कगार पे आ गई है। आज हमारा प्रदेश कंगाली की हालत में है। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बात बात में कर्ज ले रहे हैं, और अगर ये यूपीएस योजना को लागू किया जाता है तो प्रति वर्ष 225 करोड़ के लगभग रुपए की आवश्यकता मध्य प्रदेश सरकार को पड़ेगी। ठीक है, कम से कम ये सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हाँ, कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो उनके जो सरकार का खजाना है उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। ठीक है, मैं लौट करके उमाशंकर जी आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि आप बता रहे थे शुरुआत में ही कि हमारी ये इस योजना के माध्यम से समस्या दूर होगी, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं होगा। तो आपकी स्थायी समाधान के लिए क्या और करना चाहिए सरकार को जिससे समस्या दूर हो? सरकार को कुछ नहीं करना था, सरकार को ओपीएस लागू कर देना था। उसमें 10% जो अभी कर्मचारी का कटेगा, जो एनपीएस में कट रहा था वो इसमें कटेगा। सरकार बोल रही है बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी हुई है, मैं इसे नकार नहीं सकता, या कोई भी प्रदेश का कर्मचारी नहीं नकार सकता, लेकिन जो पूरी अच्छी है ओपीएस, जिसमें एक सुरक्षा है, उसमें एक गारंटी है। अभी इसमें जो डीआर वगैरह जो घोषित होंगे, जब ये पूरी तरीके से आएगी तब पता पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए कोई अलग डीआर, एक मतलब जो महंगाई राहत मिलती है वो कर दी जाए, क्योंकि जैसे अभी 6वां वेतनमान वालों को अलग डीए मिलता है और 7वें वेतनमान वालों को अलग मिलता है। तो इसमें ये हो सकता है ओपीएस कर देने में। आज जो हम बैठे हैं शायद इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते, अगर ओपीएस हो जाती तो पूरे देश का कर्मचारी, पूरे राज्यों का कर्मचारी खुश होता। अब बात आती है, जब भी कोई बात होती है कर्मचारियों के लिए, चाहे महंगाई भत्ते की बात आए, चाहे वेतन बढ़ाने की बात आए, चाहे पेंशन की बात आए, तो कह देते हैं जीडीपी को नुकसान, बजट का नुकसान। तो सारा नुकसान क्या कर्मचारियों से होता है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, जो बंगले बने हुए हैं उनको रेनोवेशन करने के नाम पे करोड़ों रुपया खर्चा होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर हम 5,000 करोड़ की बात करें, जैसा अभी बोल रहे थे, और मेरे को ही मालूम है इस महीने में ही 10,000 करोड़ रुपया करीब लिया गया है, तो एक महीने का ही हमारे लाडली बहनों को जो सरकार दे रही है उसका 1600 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आता है। तो 4 महीने का है जो बजट। और कर्मचारियों को अगर हमारा महंगाई भत्ते की बात करें हम, तो हमारे को 8 महीने से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नहीं मिला पूरे प्रदेश के।
जो हमारा जैसे केंद्र में 50 है तो हमें 46 मिल रहा है, ठीक और है। पेंशनरों को हमारे 46 मिल रहा है। और पेंशनरों को पहले भी जो हमें महंगाई भत्ता जो दिया था, अभी जो बताया गया था कि उपहार मिला है हमें, जिसकी किस्तें दी गई थी, तो वो हमें पिछला जुलाई 2023 से जो मिला था उसका मिला था, वो पेंशनरों को तो वो भी नहीं दिया है। तो नुकसान तो बहुत है साहब, बताने बैठेंगे तो हो सकता है 2 दिन लग जाएं। और बात कर रहे थे अभी तिवारी साहब, तो मैं बता दूं 2004 में 8 दिसंबर 2003 को माननीय उमा भारती जी ने यहाँ ज्वाइन करा था, जितना मेरे को याद है। और उसके बाद से लेके अक्टूबर 2012 तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तो मिला, लेकिन उसका एरियर नहीं मिला। अगर हम बात करें जुलाई 2019 से लेकर और दिसंबर 2023 तक 42 महीने होते हैं, इसमें हमें महंगाई भत्ता तो मिला, हमारा रोक दिया गया, उसमें भी हमारा करोड़ों रुपए नुकसान हुआ तिवारी ठीक है। साहब। तो कर्मचारी बहुत सहन कर करके ठीक है, रीना जी। काम कर रहा है। और क्योंकि हम तो भाई मजबूर है, हम सड़कों पे आके दंगा फसाद नहीं कर सकते, ठीक अपनी है। मांग करते हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। हम वो इंसान है जिसपे सारा प्रयोग होता है, जैसे जानवरों पे होता चलिए, है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई भी संवैधानिक दवाई का, तौर ऐसे पर कर्मचारियों को सरकार ने कर लिया है। संवैधानिक और कानूनी अनुरूप आप अपनी मांग करते हैं, हालांकि सड़क पर आप नहीं उतरा। ठीक है, रीना सक्सेना जी, वित्त विभाग के जो बड़े अधिकारी है इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं। वित्त विभाग के जो अधिकारी मंथन करेंगे उसमें क्या निकल कर सामने आता है कि आर्थिक बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको लेकर के वित्त विभाग बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये बात चल रही है कि अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना भी चाहेंगे हम वित्त विभाग से कि जो एनपीए में इन्होंने पैसा काटा और मार्केट पे लगा दिया शेयर में, वो पैसा कितना अप हुआ, कितना डाउन हुआ, ये क्या कर्मचारियों को बताया गया? नहीं बताया गया। कर्मचारियों का पैसा था जिसको उन्होंने लगा दिया कि वो मार्केट रेट पे जो आएगा उस हिसाब से उनको पेंशन दी जाएगी। अब ये कर रहे हैं यूपीएस जब कर देंगे तो उसके बाद जो एनपीएस वाले, जो एमपीए वाले थे, उनके पैसे का यूपीए वाले में जाने से क्या होगा? उनका वो पैसा जो 10% कटा था वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये भी क्लियरिटी नहीं है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गोल 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 गोल, क्योंकि कर्मचारी नाराज हैं तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर हम ओपीएस कर देते तो सही था, मगर उन्होंने ओपीएस लागू किया नहीं, अब वो यू टर्न मार रहे हैं। और ये नहीं समझ में आ रहा है उन्हें कि कर्मचारी तो इससे भी नाराज हैं, ओपीएस से, यूपीएस से भी। तो यूपीएस भी इनको हटाना पड़ेगा, एनपीएस भी हटाना पड़ेगा, इनको लाके कर्मचारियों की भलाई के लिए ओपीएस ही देना पड़ेगा, तभी कर्मचारी संगठन खुश होगा। ठीक है नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राज्य सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी लिमिट और फंड मैनेजर जैसे विकल्पों की वृद्धि की है। रिटायरमेंट के बाद में लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन ये भी बाजार के जोखिमों पर ही निर्भर करेगा कि बाजार के उस वक्त के जोखिम क्या रहेंगे, घाटे में रहेंगे या नफा में रहेंगे। नितिन जी। जी बिल्कुल, देखिए एक बात है, हाँ। जो बात पहले मैंने कही है, हाँ। उसको दोहराना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जो आप नफा नुकसान की, जब जिसकी भावना ही नहीं है कर्मचारियों के लिए करने की, सरकार 10 साल आप देश में प्रधानमंत्री रहे, और ये भैया मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में शिवराज 20 साल जो है मुख्यमंत्री रहे, 18-19 साल, अब फिर इनकी सरकार है। आप एक भी इनके कार्यक्रम देख लीजिए उठाकर 20 सालों में, गायों को रोड से उठाना, उनकी पूजन करना, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दी, उसको लाके घर नहलाना धुलाना, बहनों से राखी बनवाना, जन्माष्टमी मनाना, ये कोई बुरे काम नहीं है। लेकिन ये सब काम सारे शासकीय खजाने से हो रहे हैं, सरकारी पैसे से हो रहे हैं, अधिकारी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कर्मचारियों को काम में लगा दिया इसी काम में। भाई हम जो है धार्मिक एजेंडा चलाएं और आप उसको प्रचारित और प्रसारित कीजिए, जनसंपर्क कीजिए कि आप जो है सरकार की योजना को प्रचार नहीं हो रहा है, वहाँ अधिकारी डिजाइन कर रहा है कि कितनी बड़ी राशि सीएम साहब के साथ बनाना है। अब आप देखिए कि प्रदेश और देश किस गर्त में जा रहा है कि जहां हमें सैकड़ों करोड़ों युवा हमारे बेरोजगार हैं, वो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री छोटे छोटे धार्मिक त्योहार आयोजनों पे, इन पे अपने सरकारी मद का उपयोग कर रहे हैं, कर्मचारियों को उसमें लगा रहे हैं। हाँ। अब सबसे विचारणी बात तो ये है, ये भला करेंगे नहीं करेंगे ये तो बात की बात हो गई, अभी जो ये क्या कर रहे हैं। हाँ। और जो पिछला इन्होंने क्या किया वो तय करेगा कि क्या करने वाले हैं। ठीक है उमाशंकर जी, आपसे अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगा मैं। जिस प्रकार से अब कर्मचारी जो संगठन है, कर्मचारी है, आशंका है उनमें, और आशंका है तो उन शंकाओं को दूर करना चाहिए। शंका यह है देखिए कि यूपीएस लागू होने से एनपीएस के नुकसान कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। नई पेंशन स्कीम से परेशानी कम होगी लेकिन खत्म नहीं होगी, उनकी स्थायी परेशानी खत्म हो, ये आप मुझे भी समझा दीजिए, दर्शकों को भी समझा दीजिए और कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी को भी समझा दीजिए।
देखिए ओपीएस के लाभ सबको मालूम है। ओपीएस में जो अंतिम वेतन होता है उसका 50% मिलता है, और उस पर जो नहीं। महंगाई राहत जो हमें जनवरी और जुलाई में मिलती है, जो केंद्र सरकार घोषित करती है, उसके बाद मिलती है। हाँ। और उसके बाद जो परिवार पेंशन का भी लाभ है, उसमें कोई हम फंड में जमा नहीं करते 1 रुपया। हमारे कर्मचारियों को जीपीएफ कटता है, और जीपीएफ जब रिटायर होता है उसका एजीएमपी जो पूरा रखरखाव करता है, लेखा जोखा करता है, उसमें हमें अभी की तारीख में 7.1% ब्याज भी मिलता है। तो इसमें एक तो 10% हमारा काय में काट रहे हैं, और 18.5% सरकार दे रही है। भाई सरकार को भी देने की जरूरत नहीं है, हम तो बोल रहे हैं सरकार भी 18.5% नहीं दे, 10% हमारा नहीं लीजिए, बल्कि हमारा पैसा और जो तनख्वाह का 12% कटता है वो हम देंगे जीपीएफ में। उससे भी कई योजनाएं सरकार की चलती हैं, और वो जब हम रिटायर होते हैं जब ही निकाल सकते हैं उसे, बीच में नहीं निकाल सकते। बीच में हम कोई जरूरत पे ही और उसके नियमों के अनुसार जो उसमें दिए गए निर्देश उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ओपीएस सरकार को करना चाहिए। सरकार ने एक अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और, जैसे हाथी निकल गया पूंछ रह गई। आशीष जी अब आप इसका जवाब दे दीजिए। पता है कि कम से कम हमारे कर्मचारी नेता हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं, उन्होंने इस बात किया कि सरकार की ओर आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर सरकार आगे बढ़ रही है, और सरकार के जो कदम है वो कर्मचारियों के हितों में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के कर्मचारी भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूँ। साथ ही साथ जहाँ कांग्रेस के हमारे भाई बार बार सरकार के आरोप लगा रहे थे कि हम कर्मचारी भाइयों का उपयोग कर रहे हैं, हम कर्मचारी भाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसी आधार ही ना करें। कर्मचारी भाई उनके अपने एक दायित्व है और उनकी एक प्रक्रिया है काम करने की। अपने जो जिसके पास दायित्व है, जिस पद पर है, वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम करता है। कम से कम ऐसे इस प्रकार की बात कह के हमारे उन कर्मचारी भाइयों का अपमान न करें। साथ ही साथ एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक जिन राज्यों से है, आप देख रहे हैं कि लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे किसान की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे निवेश की समस्या हो। हमारी बहन भी निवेश की बात कर रही थी, चिंता कर रही थी, रोजगार की बात कर रही थी। तो मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अभी आपने देखा कि ग्वालियर चंबल में 8,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर निजी सेक्टर में भी वृद्धि हो रही है, रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। और जहां तक हमारे कर्मचारी भाई की बात है, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कि उनके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार योजना बनाएगी, और मध्य प्रदेश किसी ने कुछ अच्छा दिया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसके पहले खुद याद करें कि कांग्रेस के जमाने में उनकी क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी, और आज क्या स्थितियां हैं। चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अच्छी नीति के साथ में आपके विकास में सहायक बनेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त हो चला है रीना जी, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी यूपीएस की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, चर्चाएं आम हो चली है। लोगों में इस बात की चर्चा तेज है कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव ये पास हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में यूपीएस लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कितना इससे फायदा होने वाला है, ये सरकार ने इसके ऊपर भी एक मास्टर प्लान तैयार करके रखा है, लेकिन देखना होगा कि ये कब यूपीएस जो है मध्य प्रदेश में लागू होगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।